हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 28 नवंबर 2024 थर्सडे यानी गुरुवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो सी सेट लाइव क्लासेस का बैच है, इस बैच में अभी भी कुछ सीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो अभी भी इसमें एनरोल कर सकते हैं। ओनली 999 में ये बैच आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप इसकी जो अदर डिटेल्स हैं वो चेकआउट कर सकते हैं और अगर चाहें इंटरेस्टेड हैं तो वहीं से एनरोल भी कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपके मन में डाउट होता है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है इस कोर्स को लेकर, तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दैट इज़ 9150449990। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो हम यहाँ से रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से एज़ यूजुअल रोज़ की तरह फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और आपको अगर किसी भी तरीके की कोई हेल्प मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलता है, तो डेफिनेटली आगे आएँ, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। यहाँ पर एक क्यूआर कोड और एक यूपीआई आईडी दी गई है, इसका इस्तेमाल करें और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। जितना भी अमाउंट आपके लिए कंफर्टेबल हो उतना आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियली हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है वो आप लोगों को ही मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ कि ये सेशंस यूट्यूब पर ऐसे ही लंबे समय तक चल पाएंगे। तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो ये हमारा आज का न्यूज़पेपर है जिसमें फ्रंट पेज पर अगर हम लोग बात करें तो ऐसा सच कोई बहुत खास न्यूज़ तो नहीं है ना। यहाँ पर अभी महाराष्ट्र में जो अभी चुनाव हुए हैं उसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं हो पाया है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन जो अभी तक वहाँ पे मुख्यमंत्री थे दैट इज़ एकनाथ शिंदे, इनका ये कहना है कि आई एम नॉट अ हर्डल एंड नो ऑब्स्टिकल फ्रॉम अस। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि मैं ये मतलब ज़बरदस्ती की मांग कर रहा हूँ कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है ना। और जो भी मतलब पार्टी डिसाइड करेगी दैट पर्सन विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। इसके बाद यहाँ पर ये लिखा है कि गवर्नमेंट एंड अपोजिशन फेस ऑफ वक्फ पैनल सेट टू बी एक्सटेंडेड टू स्टार्ट ऑफ बजट सेशन। ठीक है, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल था, उम्मीद थी कि अभी जो ऑनगोइंग विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, हालांकि पिछले 3 दिनों से सदन की कार्रवाई ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से बाधित ही रही है ना। तो लेकिन अब इसमें ये बताया गया है कि जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये इस बार यानी कि विंटर सेशन में, शीतकालीन सत्र में इसके ऊपर चर्चा और इसको पास करने की प्रक्रिया जो है वो अभी नहीं होगी, क्योंकि जो इसको लेकर एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी जिसके थ्रू इस बिल के जो प्रोविजंस हैं उसकी स्क्रूटनी की जा रही है, तो उस पैनल ने कहा है कि अभी हमें कुछ और समय चाहिए स्टेक होल्डर से उनके विचार लेने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। तो उस कमेटी का जो ड्यूरेशन है उसको, जो अगला बजट सत्र होगा, अगला सत्र होगा बजट सत्र, वहाँ तक बढ़ाने की बात की जा रही है और तब तक वो सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करके उनके विचार लेके उसके बाद फिर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और उसके बाद उम्मीद है कि बजट सत्र में, विच इज़ द नेक्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, तो बजट सत्र में ये बिल लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, बीच में कुछ खास न्यूज़ नहीं है। एडिटोरियल पेज पे एक आर्टिकल कवर करेंगे, एस वाई कुरैशी का आर्टिकल है। एस वाई कुरैशी पास्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, है ना। और ये क्या बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को लेकर, इसकी यहाँ पर हम लोग इस आर्टिकल को देखेंगे। एक आर्टिकल इसके बाद इन डिफेंस ऑफ इंडिया टाइटल से आइडियाज़ पेज पर है, सी राजा मोहन का आर्टिकल है।
और ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से चाइना का जो असर्टिवनेस बढ़ रहा है और साथ ही साथ अमेरिका की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो डिक्लाइन कर रहा है, उसकी वजह से मतलब ये सब चीज़ें भारत को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं कि भारत अपना जो डिफेंस प्रोडक्शन सिस्टम है उसके मॉडर्नाइजेशन को उसमें तेज़ी लाए, उसको एक्सेलरेट करे। तो उसकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दो आर्टिकल्स हम लोग देखेंगे और एक आर्टिकल हम लोग एक्सप्लेन पेज में देखेंगे, विच इज़ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव। कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ये क्या है। इसराइल और हिजबुल्ला के बीच में यहाँ पर एक सीज़ फायर डील हुई है, लेकिन ये मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता, तो दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू कवर इट। बट अगर आप चाहें तो आई कैन गिव इट यू जस्ट फॉर रीडिंग। ठीक है, तो मैं आपको ये रीडिंग यहाँ पर करने के लिए दे दूँगा, आर्टिकल शेयर कर लूँगा, है ना, सेल्फ रीड करने के लिए। बट एज सच फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बट ये तीन आर्टिकल्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स लुक एट देम वन बाय वन। बट वहाँ जाने से पहले, आर्टिकल्स पर चलने से पहले, मैं आपके साथ एक बात ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप यूपीएससी सीएसई यानी कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 2025 की, तो उसके लिए प्रीलिम्स जो है वो पहला स्टेज या पहला स्टेप होगा जो आपको क्लियर करना होगा। और उसकी ऑब्वियसली अभी आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे, है ना। तो अपनी तैयारी को एसेस करने का जो तरीका है, जो जांचने का तरीका है, वो क्या है कि आपके पास एक टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए जिसमें जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर और सी सेट, इन सभी के टेस्ट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं ओनली एट 849 रुपीज़, और टोटल 91 टेस्ट यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो ये आपको 699 में मिल जाती है ना, विद 81 टेस्ट। अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ के टेस्ट लेना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज तो वो आपको मिल जाएगी 449 रुपीज़ में। इसके बाद अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं जिसमें आपको 16 मंथ्स का करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में मिलता है 299 रुपीज़ में। और अगर आप सिर्फ सी सेट के 10 फुल लेंथ टेस्ट लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएंगे ओनली एट 249 रुपीज़ में। ये सारी के सारी जो टेस्ट सीरीज़ हैं ये हमारी ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं, वहाँ से जाके आप इनमें जिसमें भी चाहें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और कोई अगर किसी भी टेस्ट सीरीज़ को लेकर कोई डाउट, कोई क्वेरी आपके मन में है तो अगेन यहाँ पर जो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150449990, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स क्वेरीज़ हैं वो रिजॉल्व हम लोग कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इन आर्टिकल्स पर चलते हैं और एक एक करके इनको देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो एस वाई कुरैशी साहब हैं, इनका आर्टिकल का टाइटल है कि ग्रेटेस्ट शो मस्ट गो ऑन। अब ये क्या कह रहे हैं देखिए, ये यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा अगर चाहें तो और जूम कर सकता हूँ। ठीक है, अब आई थिंक ज़्यादा बेटर है। चलिए देखिए, ये कह रहे हैं कि 26 नवंबर जो है वो आज़ाद भारत के इतिहास में, इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है, क्योंकि इसी दिन 1949 में, यानी कि हमारे देश के आज़ाद होने के लगभग आप कह सकते हैं 2 सवा 2 साल के बाद, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने 2 साल 11 महीने और 17 दिन तक बहुत मेहनत की। उसके बाद भारत ने इसी दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को क्या किया, अपना जो संविधान है वो अडॉप्ट किया। ठीक है, अब द zeal with which they participated in materializing this idea of India is reflected in the fact that CA members proposed 7,685 amendments to the draft before giving the nation its sacred book comprising of 395 articles and 8 schedules। अब आप मतलब किस ये जो आप कह सकते हैं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने जो अपना जोश दिखाया वो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि मेंबर्स ने 7,000 से ज़्यादा, या आप कह सकते हैं 7,500 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज किए हैं इसके ड्राफ्ट में। ठीक है, और कुछ को एक्सेप्ट किया गया, कुछ को नहीं किया गया। तो उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, ठीक है, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स यहाँ पर
हमें मिलते हैं। अब इसके बाद लिखा है कि इफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री वॉज द गोल फॉर द सीए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वर इट्स मीन्स। सीए मतलब कंस्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखो ये बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, इफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री वॉज द गोल फॉर द सीए। सीए, सीए मतलब कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो गोल था, गोल मतलब लक्ष्य, टारगेट, टारगेट था एक डेमोक्रेटिक कंट्री सेटअप करने का। अब डेमोक्रेटिक कंट्री सेटअप होगी कैसे, या हाउ विल आ कंट्री बिकम डेमोक्रेटिक, जब वहां पर डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र, लोकशाही, है ना। लोकतंत्र लोकशाही मतलब जिसमें लोगों की आवाज हो, यस और नो। और लोगों की आवाज कैसे आ सकती है, इलेक्शंस के थ्रू, ठीक है। और इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, कि डेमोक्रेसी का जो असल मतलब है वो कब पूरा हो सकता है, व्हेन द इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर, ठीक है। फ्री का मतलब होता है किसी भी तरीके के किसी रेस्ट्रिक्शंस या किसी तरीके के किसी प्रेशर से के बिना इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। दे आर फेयर फॉर ईच एंड एवरी पार्टी विच आर कंटेस्टिंग दोज इलेक्शंस, ठीक है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है वो उसका मीन्स थे। मीन्स मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री सेटअप करने का तरीका। तो इसके बाद यहां पर लिखा है कि 16 आर्टिकल्स वर इनेक्टेड एग्जैक्टली 2 months बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम फुल्ली ऑपरेशनल। कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से ऑपरेशनल हुआ उससे लगभग 2 महीने पहले 16 आर्टिकल्स, 16 अनुच्छेद जो हैं वो बनाए गए। इसमें आर्टिकल 324 भी है। आर्टिकल 324 जो बेसिकली इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है ना। और इलेक्शन कमीशन का काम बेसिकली क्या है, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल इलेक्शंस, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बनता है 25 जनवरी 1950 को, यानी कि जिस दिन हमारा भारत, जिस दिन हमारा देश सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनता है, यानी कि 26 जनवरी 1950 से जस्ट एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे लिखा है कि जब असेंबली की प्रोसीडिंग्स चल रही थी, असेंबली मतलब कंस्टिट्यूएंट असेंबली, उसकी जब प्रोसीडिंग्स या कार्रवाई चल रही थी तो उस समय फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो एक सब कमेटी थी उसने ये रिकॉग्नाइज किया द इंडिपेंडेंस एंड नॉन इंटरफेरेंस बाय द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इन इलेक्शंस एज अ फंडामेंटल राइट। तो उसने इस बात को पहचाना, इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि जो इलेक्शंस हैं उसमें एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर, दैट इज़ अ लॉ मेकिंग बॉडीज, इनका कोई भी इंटरफेरेंस या दखल नहीं होना चाहिए, नॉन इंटरफेरेंस इनका होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन कैसा होना चाहिए या इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट इन्होंने यहाँ पर माने, जो सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स थी उसने, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 329 के थ्रू बार किया इवन द जुडिशरी फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द पोल प्रोसेस टू एंश्योर अनइंटरप्टेड इलेक्शंस। आर्टिकल 329 ये कहता है कि जुडिशरी जो है वो भी इलेक्शन में इंटरफेयर नहीं कर सकती, ठीक है, ताकि इलेक्शंस कैसे रहेंगे, पूरी तरीके से अनइंटरप्टेड, ठीक। अब दिस प्रोविजन हैज़ बीन द एनवी ऑफ मैनी इलेक्शन कमीशंस। अब कई सारे इलेक्शन कमीशंस जो हैं वो इस प्रोविजन से मतलब आप कह सकते हैं कि दे आर नॉट हैप्पी विद इट। अ सिग्निफिकेंट इशू इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स was which agencies should conduct elections to the state legislature। अब कंस्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट्स हो रही थी उसमें एक जो मुद्दा था, जो एक बड़ा इशू था, जो बड़ा मुद्दा था वो ये था कि जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं यानी कि जो राज्यों के विधानसभा हैं, विधान परिषद हैं, उनके चुनाव कौन करे, ठीक है। उनके चुनाव कौन कराएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन या फिर जो ये सेंट्रल एजेंसी है यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कौन कराएगा। तो यहाँ पर एक फार साइटेड कदम उठाते हुए और फेडरल प्रिंसिपल से डिपार्ट करते हुए, यानी कि फेडरल प्रिंसिपल को फॉलो ना करते हुए असेंबली ने, कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने विधानसभा के जो इलेक्शंस हैं
स्टेट लेजिस्लेचर्स के जो इलेक्शंस हैं वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में रखे, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वही स्टेट लेजिस्लेचर के भी चुनाव कराएगा और वो कराता भी है। अब इसको लेकर बी आर अम्बेडकर जो थे उन्होंने इस बोल्ड मूव के लिए, इस कड़े कदम के लिए जो अपना तर्क दिया वो ये था कि नो पर्सन हु इज एंटाइटल्ड शुड बी एक्सक्लूडेड मेयरली एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रेजुडिस ऑफ अ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति जिसका हक है, हु इज एंटाइटल्ड, वो इसलिए एक्सक्लूड नहीं होना चाहिए क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट है उसका प्रेजुडिस है, और injustice being done by the provincial governments to people other than those who belong to the province racially, linguistically and culturally, the whole of the election machinery should be in the hands of Central Election Commission। ठीक है, तो इन्होंने ये भी कहा कि इस बात को रोकने के लिए कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो किसी भी प्रकार का इनजस्टिस ऐसे लोगों के साथ ना करे जो उस प्रोविंस से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, चाहे उनके साथ किसी तरीके का रेशली, लिंग्विस्टिकली, है ना, मतलब रेस के आधार पर, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के आधार पर, या कल्चर के आधार पर किसी भी तरीके का कोई क्या ना हो, इनजस्टिस ना हो, है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कहा कि पूरी की पूरी जो इलेक्शन मशीनरी है ये सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑथर का कहना है कि हाउ प्रॉफिटिक ही वॉज। प्रॉफिटिव का मतलब होता है कि अ पर्सन हु कैन सी द फ्यूचर, कि आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो द थिंग्स वुड हैव नॉट बीन बेटर। अब इसके बाद आगे इन्होंने लिखा है कि वी इंक्रीजिंगली सी ओवर्ट एंड कोवर्ट अटेम्प्ट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू एक्सक्लूड सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स फ्रॉम द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन। हमने कई सारी ऐसी घटनाएं देखी हैं कि जिसमें कुछ सेक्शंस ऑफ द सिटीजन्स को इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन से या इलेक्टोरल रोल से उनका नाम हटा दिया जाता है। इस तरह की घटनाएं भी होती रहती है। अब आगे लिखा है कि इंडिया का जो इलेक्शंस है दैट हैव नॉट ओनली अर्नड नेशनल रिस्पेक्ट बट ऑल्सो रिसीव्ड एक्कोलेट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी कि भारत का जो पूरे का पूरा इलेक्शन की व्यवस्था है उसका सम्मान सिर्फ भारत में ही नहीं होता है बल्कि विदेशों में भी भारत के इलेक्शन सिस्टम की सराहना की जाती है। ठीक है, इसको प्रेज किया जाता है। कैसे? यूएस की सीनेटर हिलरी क्लिंटन ने यह कहा है कि दीज आर द गोल्ड स्टैंडर्ड, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने डिस्क्राइब किया है कि दे आर द ग्रेटेस्ट शो ऑन द अर्थ इंडिया के इलेक्शंस को लेकर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट है, इसने अट्रैक्ट किया है टॉप मैनेजमेंट ऑफ द इलेक्शन बॉडीज़ को, इंक्लूडिंग कमिश्नर्स ऑफ ओवर 130 कंट्रीज़, कि वो हमसे हमारे जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको सीखने के लिए हमारे पास आते हैं। पिछले 12 साल में इतने लोग लगभग आ चुके हैं। ठीक है, इतने देशों से। लेकिन इसके बाद आगे लिख रहे हैं कि हाउएवर वेल कंडक्टेड इलेक्शंस डू नॉट नेसेसरली मीन अ ग्रेट डेमोक्रेसी, कि अगर वेल कंडक्टेड इलेक्शंस हैं तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि इट इज़ अ ग्रेट डेमोक्रेसी। कई सारे वर्ल्ड के जो डेमोक्रेसी इंडेक्सेस हैं उन्होंने भारत को डिस्क्राइब किया है एज अ फ्लॉड डेमोक्रेसी। अब क्या चीज़ हमें है जो हमें रोक रही है? कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं इलिटरेसी है ना, पुअर जेंडर पार्टिसिपेशन है, करप्शन है, सिविल लिबर्टीज़ के ऊपर जो अटैक हो रहा है, या कंट्री का जो पॉलिटिकल कल्चर है। इन सब चीज़ों की वजह से हम थोड़ा सा, हमारी डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जा रही है। दिस पॉइंट्स टू द नीड फॉर अर्जेंट डेमोक्रेटिक एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो इसी की वजह से, इन्हीं पॉइंट्स की वजह से हमें कुछ डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की अर्जेंट ज़रूरत महसूस हो रही है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट या ग्रेट ब्लेसिंग्स ऑफ अवर इलेक्टोरल सिस्टम इज़ द प्रोटेक्टिव रोल ऑफ द हायर जुडिशरी। हमारे इलेक्टोरल सिस्टम का जो एक बड़ी ब्लेसिंग है वो है हायर जुडिशरी का प्रोटेक्टिव रोल। सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली इस बात पर जोर दिया है कि इलेक्शन कमीशन का मैंडेट फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज़ एब्सोल्यूट। ठीक है, कई सारे केसेस का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एडीआर के केस में कहा है 2003 में। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003, नोटा जजमेंट 2013, इनमें ये बात कही गई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक और केस है, दैट इज़ मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस CEC ऑफ इंडिया 1977। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि द हार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट भी अपने जजमेंट्स में कुछ लाइंस लिख चुका है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर केसेस बताए। इसके बाद फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया या स्ट्रक डाउन किया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ये कहते हुए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और आर्बिट्रेरी है। ठीक है, अनलिंग द लेजिस्लेटिव चेंजेस विच हैड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्रोनी कैपिटलिज्म इन इंडिया, है ना। और कई सारे ऐसे जो लेजिस्लेटिव चेंजेस इस स्कीम को लाने के लिए किए गए थे उनको भी ख़त्म किया, जिसकी वजह से क्रोनी कैपिटलिज्म भारत में बढ़ रहा था। और इन डूइंग सो द कोर्ट अनडिड ग्रेट डैमेज। तो ऐसा करते हुए कोर्ट ने जो है कि बहुत बड़ा नुकसान या बहुत बड़े खतरे से बचाया है। लो पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम हो रहा है। मतलब पहले से स्थिति सुधरी है, बट फिर भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन चुनाव में कम है। वोटर एनरोलमेंट में भी और वोटर टर्नआउट में भी। वोटर एनरोलमेंट मतलब कि जो वोटर लिस्ट में उनका नाम होता है वहाँ पर भी महिलाओं के नाम कम है ना। और वोटर टर्नआउट में भी, कि जब वोट देने जाने की बात होती है उस समय भी, है ना। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन उनको जो है वो पहले दिन से ही इक्वल वोटिंग राइट देती है। तो ये हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक बहुत बड़ी कमी है, एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कुछ एफर्ट्स की वजह से थोड़ा बहुत ये स्थिति सुधरी है। और 2024 के जो अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें रजिस्टर्ड वोटर्स के अगर आप जेंडर रेशियो की बात करें तो वो 2019 में जहां प्रति 100 पुरुषों में 928 महिलाएं रजिस्टर्ड होती थी, अब वो संख्या बढ़ के 948 हो गई है। ठीक है। इसके बाद जेंडर गैप की अगर हम बात करें वोटर टर्नआउट में, विच इज़ यूज टू बी 10% वन टाइम, जो कभी 10% हुआ करता था कि 10% पुरुष ज़्यादा वोट देते थे, महिलाएं 10% कम वोट देती थी, ये चीज़ भी अब खत्म हो गई है। और 36 में से 19 राज्यों में इस बार मोर विमेन टर्नड अप टू वोट देन मेन। ठीक है, पुरुषों से ज़्यादा वोट जो है वो महिलाओं ने दिया है। तो ये थोड़ा सा स्थिति जो है वो बेटर हो रही है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना जो जेंडर जस्टिस ऑब्लिगेशन है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से फुलफ़िल किया है। और लेजिस्लेटिव एक्शन अभी भी काफ़ी पीछे दिखाई दे रहा है। हालांकि जो यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण की बात है, रिजर्वेशन फॉर वुमेन की जो बात है, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में वो तो कमेंडेबल अचीवमेंट है ही। आपको पता होगा कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत हैं वहाँ पर पहले से ही महिलाओं के लिए क्या है, रिजर्वेशन का प्रोविज़न है। और एनडीए सरकार ने भी ये 33% जो रिजर्वेशन की बात की है महिलाओं के लिए लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा में, है ना, जो ऑपरेशनल होगा मोस्ट प्रोबेबली अर्लीस्ट बाय 2029 इलेक्शंस। क्योंकि उसमें ये कहा गया है कि 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा उसके आधार पर डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन के बाद ये होगा। ठीक है, ये वाला बिल है, सॉरी वाला एक्ट है, एक्ट बन चुका है अब तो, ये नारी वंदन अधिनियम वाला जो है। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा गया है कि सेवरल रिफॉर्म्स हैव सॉट टू इम्प्रूव द इलेक्टोरल सिस्टम, मैनी न्यू चैलेंजेस एंड थ्रेट्स हैव इमर्ज्ड विच इफ नॉट डेल्ट विद अर्जेंटली कुड डिरेल आवर डेमोक्रेसी। तो इसमें लिखा है कि कई सारे ऐसे रिफॉर्म्स या सुधार जो हैं उनकी वजह से इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो क्या हुआ है, बेटर हुआ है। लेकिन कई सारी ऐसी नई चुनौतियां और कई सारे ऐसे नए खतरे पैदा हुए हैं जिनको अगर अर्जेंटली उनके साथ डील नहीं किया जाए तो ये हमारी डेमोक्रेसी को डिरेल कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि ब्लैक मनी का इस्तेमाल, है ना, काले धन का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही साथ पॉलिटिक्स में, राजनीति में क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रही है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत बड़ा एक इशू है। जैसे करंट लोकसभा में अगर हम बात करें तो 46% मेंबर्स ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले, क्रिमिनल केसेस जो हैं वो दर्ज हैं। और करोड़पति की अगर संख्या की हम बात करें तो 93% ऐसे हैं जो करोड़पति है। ठीक है, पॉलिटिकल डिफेक्शंस जो हैं इसकी वजह से भी गवर्नमेंट फॉर्मेशंस में समस्या आई हैं 1960s के समय से ही। एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में जो लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन का 10 शेड्यूल, ये भी इनफेक्टिव साबित हुआ है। हॉर्स ट्रेडिंग इज़ नाउ मच लेस ऑफ एन इक्विस्ट्रियन टर्म
देन अ लेजिस्लेटिव जार्गन। ठीक है, आज के टर्म में हॉर्स ट्रेडिंग का जो शब्द है ना, इक्विस्ट्रियन बेसिकली एक स्पोर्ट्स होता है जिसमें हॉर्स राइडिंग होती है, घुड़सवारी होती है। तो हॉर्स ट्रेडिंग अब वहाँ पर यूज़ होने की बजाय एक लेजिस्लेटिव जार्गन बन गया है। लेजिस्लेटिव मतलब यहाँ पर इसका यूज़ होता है। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब होता है कि किस तरीके से पैसे लेके विधायकों को और सांसदों को खरीदा जाता है, किसी और की पार्टी तोड़ी जाती है और पैसे दे के विधायकों को और सांसदों को अपनी तरफ अपने पक्ष में लाया जाता है। दैट इज़ नोन एज हॉर्स ट्रेडिंग। ठीक है, अब इसके बाद आगे लिखा है कि इलेक्शन कमीशन क्रिटिकल रिफॉर्म्स डिमांड करता है। अब वो क्रिटिकल रिफॉर्म्स इस तरीके के हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो एक्सपेंडिचर हैं, यानी कि राजनीतिक पार्टियों का जो खर्चा है, उसके ऊपर एक सीलिंग होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए। लाइक फॉर कैंडिडेट्स के लिए जैसे होता है वैसे ही, है ना। अभी तक मतलब होता क्या है कि कैंडिडेट्स के लिए तो फिक्स है कि कोई कैंडिडेट जो है वो इससे ज़्यादा पैसा अपने चुनाव प्रचार वगैरह में खर्च नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन पार्टीज़ के लिए नहीं है वो लिमिट जो है पार्टीज़ के लिए नहीं है, देयर इज ओनली फॉर द कैंडिडेट्स। ठीक है, दूसरी बात स्टेट फंडिंग ऑफ पार्टीज़, नॉट इलेक्शंस विद इंडिपेंडेंट ऑडिट। स्टेट फंडिंग ऑफ पार्टीज़ जो है ना, उसका इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए। एंड अ बैन ऑन प्राइवेट डोनेशंस के ऊपर बैन होना चाहिए। इंडिपेंडेंट नेशनल इलेक्शन फंड जो है इसको इस्टेब्लिश किया जा सकता है टैक्स फ्री डोनेशंस के लिए, और इसका एलोकेशन जो है वो जिस पार्टी ने भी जिस तरीके का इलेक्टोरल परफॉर्मेंस किया हो उसके आधार पर उनको एलोकेट किया जाए। आर्टिकल 324 का क्लॉज 2 ये एक्सपेक्ट करता है कि पार्लियामेंट जो है वो जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी सर्विस कंडीशंस और प्रोसीजर के लिए लॉ बनाए, लेकिन ये पिछले 7 दशकों में अभी तक नहीं बन पाया। ये एक्ट जो है फाइनली 2023 में पास होता है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस में लेकर, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद, और उसमें भी कुछ मिक्स फीचर्स हैं। अब पार्टीशन कोलिजियम मेक्स नो सेंस, मतलब जिस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर्स को चुना जाता है उसमें क्या प्रोसीजर है या कौन उनको चुनता है वो आपको पता है। उसमें 3 लोग शामिल होते हैं कमेटी में, एक प्राइम मिनिस्टर है ना, एक लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा के, और एक एनी अदर मिनिस्टर, कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हु इज़ अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो एक तरीके से जो कोलिजियम है, कोलिजियम का मतलब क्या, वही जो सेलेक्ट करता है, तो वो पार्टीजन हो गया ना उसमें, क्योंकि 2 लोग एक ही पार्टी के हो गए, रूलिंग पार्टी के। तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर वहाँ पर फेयरनेस कैसे आएगी, जिसको वो चाहेंगे वही बन जाएगा, है ना। तो पार्टीजन कोलिजियम मेक्स नो सेंस, इवन एन आयोटा ऑफ डाउट अबाउट इट्स न्यूट्रलिटी इट्स फेटल फॉर द डेमोक्रेसी। और अगर थोड़ा सा भी डाउट इस कमेटी के न्यूट्रलिटी को लेकर, है ना, न्यूट्रलिटी का मतलब होता है न्यूट्रल रहना। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी डाउट उसकी न्यूट्रलिटी को लेकर होता है तो फिर ये डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा मारक है, घातक है। The act does not protect the 2 election commissioners from removal from office so that they do not feel as if they are on probation। ठीक है, जो एक्ट है वो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूवल फ्रॉम ऑफिस से हटाने का, मतलब उनके पद से हटाने के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं देता है, ताकि उनको ये फील ना हो कि वो प्रोबेशन में है। प्रोबेशन मतलब ट्रेनिंग में है। इन सब फ्लॉज या कमियों के बावजूद इलेक्शन कमीशन इज़ वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू द नेशन। इन सब कमियों के बावजूद भारत का जो चुनाव आयोग है वो संविधान का एक बहुत बड़ा उपहार या तोहफा है देश को। इट हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम एंड इमर्ज्ड एज अ पावरफुल वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी। इसने समय का जो टेस्ट है उसको पार किया है और ये एक पावरफुल वॉचडॉग ऑफ द डेमोक्रेसी के रूप में उभरा है, इमर्ज हुआ है। कोऑपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी इज़ रिक्वायर्ड टू कीप आवर डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग। अगर हमें अपने लोकतंत्र को मजबूत रखना है तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी का जो कोऑपरेशन है, जो सहयोग है, वो ज़रूरी है। ओनली देन कैन द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द प्लैनेट होप टू बिकम द ग्रेटेस्ट। तभी हमारे देश की, मतलब हमारे पूरे दुनिया की जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो सबसे बेहतर या सबसे अच्छा भी बन सकता है। अभी हम लोग लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो हैं बट ग्रेटेस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कई सारी कमियां हैं, है ना। वी हैव अ नंबर ऑफ फ्लॉज। तो अगर इन सारे फ्लॉज को हम लोग एड्रेस कर लेते हैं तो देन वी कैन डेफिनेटली एंड वेरी प्राउडली से
कि वी आर नॉट ओनली द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड बट वी आर ऑल्सो द ग्रेटेस्ट वन। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें, लेट्स मूव अहेड। इसको आप लोग जीएस पेपर 2 में ले सकते हैं, है ना, जहाँ पर आप लोग इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं पॉलिटी में। ठीक, चलिए लेट्स मूव अहेड। आज के आर्टिकल थोड़ा सा लंबे हैं तो इट विल टेक बिट मोर टाइम, तो आई होप आप लोग कोऑपरेट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इन डिफेंस ऑफ इंडिया। देखो अब ये आर्टिकल क्या बात कर रहा है, इसमें सी राजा मोहन का ये कहना है कि हाल ही में दो डिफेंस एग्रीमेंट्स हुए हैं। ठीक है, रक्षा को लेकर दो समझौते हुए हैं, जिसको एक मिनट, हाल ही में रक्षा को लेकर दो समझौते या दो डिफेंस एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिनको डिफेंस मिनिस्टर, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनकी जो विजिट हुई है साउथ ईस्ट एशियन डिफेंस मिनिस्टीरियल फोरम इन लाओस में, वहाँ पर हाईलाइट किया गया है। दे पॉइंट टू द मैनी अनटैप्ड पॉसिबिलिटीज़ फॉर डेवलपिंग इंडिया सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद लाइक माइंडेड एशियन कंट्रीज़। अब वहाँ से ये चीज़ पता लगती है कि कई सारी ऐसी संभावनाएं या पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनको अभी तक टैप नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब जिन संभावनाओं को अभी तक यूज़ नहीं किया गया है, और वो किसके लिए हैं? इंडिया का जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन है उसको इंडिया के जैसे ही जो बाकी देश हैं एशियन कंट्रीज़, उनके साथ डेवलप करने के लिए। ठीक है, बिल्डिंग डिफेंस नेटवर्क्स विद एशियन फ्रेंड्स इज़ एन अर्जेंट इम्पेरेटिव फॉर इंडिया amid China's growing military capabilities and the urgent need for modernization of India's defense industrial base। तो अपने एशियन फ्रेंड्स के साथ, यानी कि एशियाई लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ डिफेंस नेटवर्क्स को अगर हम बिल्ड करते हैं तो ये भारत के लिए बहुत अर्जेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो चाइना की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, और दूसरा हमें अर्जेंट इस बात की नीड है कि हम अपना जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है उसको भी मॉडर्नाइज करें। ठीक, अब ये जो एग्रीमेंट है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पर इन्होंने एक एग्रीमेंट बताया है दैट फैसिलिटेट्स एयर टू एयर रिफ्यूलिंग बिटवीन इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट। ठीक है, कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं वो एयर में ही रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। तो इससे दोनों फोर्सेस की जो रीच है वो भी बढ़ेगी और उनकी जो इंटरऑपरेबिलिटी है वो भी प्रमोट होगी। अब कुछ दिन पहले दिल्ली और टोक्यो, यानी कि इंडिया और जापान ने एक एमओयू साइन किया ऑन जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ द स्टील्थ इक्विपमेंट फॉर इंडियन वॉरशिप्स। स्टील्थ इक्विपमेंट्स का मतलब होता है ऐसे इक्विपमेंट्स विच आर यूज्ड फॉर, जो मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं, स्टील्थ का मतलब होता है आप कह सकते हैं, मतलब मुझे एग्जैक्टली वर्ड नहीं आ रहा, मतलब छुपने के लिए, है ना। जैसे आपके कुछ स्टील्थ वॉरशिप्स होती हैं जो रडार्स वगैरह में नहीं पकड़ में आती, तो उस तरीके के इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे हैं इंडियन वॉरशिप्स के लिए, है ना। हालांकि स्कोप में ये थोड़ा सा लिमिटेड है, लेकिन ये एग्रीमेंट जो है ये एक ऐसे डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं कि इंडिया और उसके जो एशियन पार्टनर्स हैं दे मस्ट ट्रेवल उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इंडिया और उसके जो एशियाई कंट्रीज़ पार्टनर्स हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए, गिवन देयर शेयर्ड इंटरेस्ट इन द रीजनल सिक्योरिटी ऑर्डर। क्योंकि इंडिया की भी और बाकी एशियाई देशों की भी इस रीजनल सिक्योरिटी ऑर्डर में क्या है, शेयर्ड इंटरेस्ट है। अब वन की कंसर्न, जो एक मुख्य चिंता है, वो है चाइनीज़ असर्टिवनेस ऑन टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स इन द रीजन। ठीक है, कि एशिया के रीजन में जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है उसके ऊपर चाइना की असर्टिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। टू बी श्योर, बीजिंग इज टर्निंग ऑन इट्स चार्म डिप्लोमेसी दीज डेज आफ्टर years of muscular unilateralism on disputed frontiers with its neighbors including India and intense wolf warrior diplomacy। ठीक है, आज के समय में चाइना क्या कर रहा है, एक चार्म डिप्लोमेसी फॉलो कर रहा है। ठीक है, पहले उसने मस्कुलर यूनिलेटरलिज्म का यूज़ किया। मस्कुलर यूनिलेटरलिज्म का मतलब है कि अपनी मस्कुलर पावर दिखाई यूनिलेटरल तरीके से, अपने अपने दम पर। ठीक है, चाहे वो इंडिया के साथ हो या और देशों के साथ हो। और वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का मतलब वही है कि जहाँ पर लड़ाइयाँ होती हैं, कॉम्बैट्स होते हैं, लेकिन आजकल वो चार्म डिप्लोमेसी फॉलो कर रहा है। स्केप्टिव्स रिमाइंड अस दैट चाइनाज मूड कुड यूजुअली स्विंग द अदर वे
एट एनी टाइम। लेकिन जो लोग हैं स्केप्टिक्स हैं, उनका ये कहना है कि चाइना का जो मूड है वो फिर से दूसरी तरफ पलट सकता है कभी भी। ठीक है, चाइना का कभी भी मूड स्विंग हो सकता है कि आप उसका जैसे देख रहे हैं आजकल कि जो हमारा ये है बॉर्डर स्टैंड ऑफ जो हुआ था लद्दाख में, वहाँ पर भी आजकल मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, डी एस्केलेशंस हो रहे हैं, डिसंगेजमेंट हो रहे हैं। तो वही है कि चार्म डिप्लोमेसी चाइना फॉलो कर रहा है, बट कुछ लोगों का यहाँ पर यही कहना है कि चाइना का मूड फिर से एकदम से बदल सकता है, दैट इज़ पॉसिबल। अब आगे लिखा है कि व्हाट मैटर्स मोर देन बीजिंग्स करंट पॉजिटिव डिप्लोमेटिक पोस्चर इज़ द नेचर ऑफ चाइनीज़ मिलिट्री कैपेबिलिटी। तो चाइना का जो अभी करंट पॉजिटिव डिप्लोमेटिक पोस्चर है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण या उससे ज़्यादा मायने क्या रखता है, जो चाइना का मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसका नेचर। करंट इंटेंशंस मस्ट ऑलवेज बी व्यूड इन द कंटेक्स्ट ऑफ चाइनाज मिलिट्री वेट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, जो चाइना की करंट इंटेंशंस हैं उसको हमेशा इस रूप में देखा जाना चाहिए कि चाइना की जो मिलिट्री वेट है, जो मतलब उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी है ग्राउंड पर, उसके हिसाब से उसका जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो उसके नेबर से बहुत ज़्यादा है, इंक्लूडिंग इंडिया और जापान कंबाइंड। मतलब जितना इंडिया और जापान का कंबाइंड डिफेंस एक्सपेंडिचर नहीं है उतना चाइना का है। तो उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी या डिफेंस कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। चाइना के जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फॉर्मिडेबल प्रोपोर्शन में ये पहुंच चुके हैं। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि चाइना ने अपने इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड किया है और पिछले 3 दशकों में उसने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन भी किया है। ठीक है, मिलिट्री भी उसकी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज हो चुकी है और डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट में भी इसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। अब इस चीज़ को यहाँ पर इन्होंने बताया है कि चाइना ने 70 सबमरीन जो है वो कमीशन किए हैं पिछले 25 सालों में। ठीक है, 1995 से लेकर 2020 के बीच में, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं हर साल 3। और ये जो स्केल है मिलिट्री प्रोडक्शन का, ये दुनिया में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था अपने पूरे पीक पर, अपने पूरी हाइट पर, उसके बाद से ऐसा इतना तेज़ या इतना बड़ा जो मिलिट्री प्रोडक्शन का स्केल है वो कहीं पर भी नहीं देखा गया। कोई भी चाइना का जो पड़ोसी है, इंक्लूडिंग अ मेजर पावर लाइक इंडिया, वो चाइना के साथ या चाइना की जो ये डिफेंस कैपेबिलिटीज़ उस देश की और चाइना के बीच की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के बीच का गैप है उसको अलोन कोप नहीं कर सकता। ये बड़ा मुश्किल है। ठीक है, कोई भी देश इसको कोप नहीं कर सकता। तो इसीलिए दिस एक्सप्लेन्स वाई चाइनाज एशियन नेबर्स हैव बीन ओपन टू ग्रेटर सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स ओवर द लास्ट डिकेड। तो इसीलिए ये चीज़ ये एक्सप्लेन करती है कि क्यों चाइना के जो एशियन नेबर्स हैं वो ज़्यादा सिक्योरिटी कोऑपरेशन कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, क्योंकि उनको खुद पता है कि वो खुद के दम पर चाइना की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं, है ना, या डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके साथ वो 1-to-1 नहीं कर सकते। ठीक है, और ज़्यादातर देशों के लिए, खासकर मतलब एशियाई देशों के लिए जिसमें इंक्लूडिंग इंडिया भी है, उनके लिए ये क्लियर है कि दैट स्टेबलाइजिंग द एशियन बैलेंस ऑफ पावर रिक्वायर्स अमेरिकाज प्रेजेंस। तो उनको ये चीज़ पता है, इंक्लूडिंग इंडिया, कि अगर हमें एशियन बैलेंस ऑफ पावर को स्टेबलाइज रखना है तो उसके लिए यहाँ पर अमेरिका की मौजूदगी, अमेरिका का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। क्योंकि वही बात है कि हम 1-to-1, चाहे हम हो, जापान हो, कोरिया हो, कोई भी हो, ठीक है, चाइना के साथ नहीं कर सकते, ये बात क्लियर है। अब एक समय था जब ये रीजन माना जाता था, मतलब एशिया का जो रीजन है माना जाता था एशिया फॉर एशियंस, और यहाँ पर कोई भी कारण नहीं था कि एक्सटर्नल पावर जो हैं वो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस मेंटेन करें। ठीक है, चाइना स्टिल प्लेज ऑन दिस सेंटिमेंट, और चाइना जो है वो इस सेंटिमेंट पर अभी भी मतलब टिका हुआ है। और वो ये आर्ग्यू करता है कि जो आउटसाइडर्स हैं वो एशियन नेबर्स के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो उसमें आउटसाइडर्स को नहीं पढ़ना है। अमेरिका को वो आउटसाइडर मानता है। ठीक, अब फ्यू इन एशिया टुडे, अब आज की डेट में एशिया में बहुत कम है जो एशिया फॉर एशियंस वाली बात को मानते हैं, है ना। दो नॉट ऑल एक्सप्रेस दिस ओपनली, लेकिन सब लोग इस बात को ओपनली एक्सप्रेस भले ही ना करते हों, है ना, क्योंकि उससे उनको लगता है कि बीजिंग ऑफेंड हो जाएगा, चाइना ऑफेंड हो जाएगा। और कई सारे लोग जो हैं वो एशिया फॉर एशियन स्लोगन को ये देखते हैं कि दैट इज़ अबाउट कंसोलिडेटिंग चाइनाज प्राइमेसी ओवर द रीजन। वो ये मानते हैं कि चाइना की जो प्राइमेसी है ना,
वो इस रीजन के ऊपर कंसोलिडेट होगी, ये कंसोलिडेट हो रही है, वो इसको मानते हैं। इनफैक्ट चाइना की जो असर्टिवनेस है उसने स्ट्रॉन्ग रीजनल सपोर्ट फॉर अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस इन एशिया इसको सपोर्ट किया है। क्योंकि चाइना की असर्टिवनेस बढ़ रही है तो ऑब्वियसली बात है कि जो यहाँ के रीजनल कंट्रीज़ हैं, बाकी कंट्रीज़ हैं, वो अमेरिका का सपोर्ट ले रहे हैं, अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस का, है ना। और इट्स ऑल्सो वाशिंगटन फियर ऑफ बीजिंग रिप्लेसिंग इट एज एशियाज डोमिनेंट पावर दैट ड्राइव्स इंक्रीज्ड यूएस स्ट्रेटेजिक अटेंशन टू द रीजन। और ये वॉशिंगटन यानी कि अमेरिका का भी डर है कि बीजिंग जो है उसको रिप्लेस कर सकता है एज द एशियाज डोमिनेंट पावर, जो ड्राइव करता है इंक्रीज्ड यूएस स्ट्रेटेजिक अटेंशन टू द रीजन। और द क्वेश्चन इजंट अबाउट द पॉलिटिकल लेजिटिमेसी ऑफ अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस इन एशिया बट रादर इट्स इंटेंसिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, सवाल ये नहीं है कि क्या अमेरिका की जो मिलिट्री प्रेजेंस है एशिया में वो पॉलिटिकली लेजिटिमेट है या नहीं है, लीगल है या नहीं है, बट उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है, ये मुख्य बात है। अनलाइक अर्लियर द यूएस नो लॉन्गर इंजॉयज ओवरवेलमिंग मिलिट्री डोमिनेंस इन द ईस्ट एशियन थिएटर। ठीक है, पहले की तरह, मतलब पहले ऐसा होता था लेकिन अब अमेरिका का जो मिलिट्री डोमिनेंस है वो ईस्ट एशियन साइड में नहीं है, बहुत कम हो चुका है। चाइना की जो आर्मी है दैट इज़ पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो उस डोमिनेंस को डेली बेसिस पर ख़त्म कर रही है। हालांकि यूएस की जो आर्म्ड फोर्सेस और वेपनरी हैं वो अभी भी चाइना से सुपीरियर हैं, लेकिन पीएलए की जो क्वांटिटेटिव एडवांटेज है इज़ बिगनिंग टू शिफ्ट द रीजनल बैलेंस। ठीक है, भले ही क्वालिटी वाइज अभी भी अमेरिका के जो वेपन्स हैं या जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो बेटर हैं, सुपीरियर हैं, लेकिन चाइना की क्वांटिटी के सामने, जो क्वांटिटी का एडवांटेज है उसके सामने ये चीज़ें कम पड़ रही हैं अमेरिका की। इसके बाद अनदर चैलेंज इज़ अमेरिकाज इन्वॉल्वमेंट इन मल्टीपल थिएटर्स। अमेरिका जो है वो कई सारी जगहों पर इन्वॉल्व है, तो ये भी एक चैलेंज है। चाइना जो है वो अपने जो मिलिट्री रिसोर्सेज हैं उनको सिर्फ अपने जो एशियन नेबरहुड है वहीं पर फोकस रखता है। ठीक है, अब यूएस मस्ट स्प्रेड इट फोर्सेज। अब यूएस ने क्या कर रखा है कि अपनी फोर्सेज यूरोप में भी फैला रखी हैं, मिडिल ईस्ट में भी हैं, एशिया में भी हैं। तो होप्स ऑफ रिड्यूसिंग यूएस कमिटमेंट्स टू यूरोप एंड द मिडिल ईस्ट टू फोकस ऑन एशिया हैव डिमिनिश्ड सिग्निफिकेंटली इन रिसेंट ईयर्स। और ये एक उम्मीद थी कि यूएस अपनी जो कमिटमेंट्स हैं वो यूरोप में कम करेगा, मिडिल ईस्ट में कम करेगा और एशिया के ऊपर फोकस करेगा, लेकिन ये जो होप या उम्मीद है ये पिछले कुछ समय से क्या हो चुकी है, डिमिनिश हो चुकी है, कम हो चुकी है। अच्छा, नीचे का पार्ट हाईलाइट नहीं हुआ है बट इसको एक बार देखते हैं। अमेरिका का जो नाटो कमिटमेंट है हैव प्रूवन एंड्यूरिंग ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ पोस्ट कोल्ड वॉर सिक्योरिटी अरेंजमेंट इन यूरोप एंड रशियाज 2022 इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। ठीक है, अमेरिका का जो नाटो कमिटमेंट है वो भी एंड्यूरिंग साबित हुआ है ना, पोस्ट कोल्ड वॉर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इन यूरोप के कोलैप्स हो जाने के बाद और रशिया का जो 2022 का इन्वेजन ऑफ यूक्रेन है उसके बाद। सिमिलरली परसिस्टेंट इज़ अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन द मिडिल ईस्ट। ठीक है, मिडिल ईस्ट की अमेरिका की मिडिल ईस्ट में भी प्रेजेंस जो है वो परसिस्टेंट है, इन्वॉल्वमेंट, है ना। जो 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल के ऊपर जो टेरर अटैक हुआ है ना, और जो तेल अवीव में ऑनगोइंग वॉर चल रही है अगेंस्ट गाज़ा एंड लेबनान, उसकी वजह से यूएस वापस इस रीजन में आ गया है। हालांकि कुछ लोग वॉशिंगटन में ये क्लेम करते हैं, मतलब अमेरिका में, कि यूएस कैन फाइट ऑन ऑल द 3 फ्रंट्स, कि यूएस जो है वो हर फ्रंट पर लड़ सकता है, लेकिन स्केप्टिव्स हाईलाइट करते हैं द ग्रोइंग चैलेंज ऑफ इफेक्टिव ऑपरेशंस अक्रॉस दीज थिएटर्स, कि अलग अलग जगह पर लड़ना एक बात होती है और इफेक्टिव ऑपरेशंस एक बात होती है। ठीक है, अब यूएस का जो मेजर मिलिट्री कॉन्स्ट्रेंट है इज इट्स इनेबिलिटी टू मीट वेपन डिमांड्स। जो उसकी वेपन डिमांड्स है वो उसको मीट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वेपन डिमांड्स की चाहे बात हो या एम्यूनिशंस की बात हो, है ना, मिसाइल्स या ड्रोन्स की बात हो फॉर ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट्स इन यूरोप एंड मिडिल ईस्ट, वो उसको मीट नहीं कर पा रहा है। द रेनाउंड अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कांट मास प्रोड्यूस वेपन्स टू मीट करंट डिमांड्स, लेट अलोन प्रिपेयर फॉर अ पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट विद चाइना इन एशिया। तो आज के समय में जो अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो वेपन्स का मास प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ताकि वो करंट डिमांड उसकी पूरी हो सके। चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट की तो बात ही दूर है कि चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट करने के लिए उसके पास वेपन्स होंगे। जो उसकी अभी करंट डिमांड है यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, वहीं पर वो पूरी नहीं हो पा रही है।
कई सारे जो अमेरिकन मिलिट्री प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं वो आउटडेटेड हो चुकी हैं, और यूएस डिफेंस इंडस्ट्री जो है वहाँ पर स्किल्ड पर्सनल की कमी है, स्किल्ड लोगों की कमी है। ये अपने डिफेंस इंडस्ट्री को रिवैम्प कर रहा है। तो यूएस इज टर्निंग टू अलाइज एंड इट्स पार्टनर्स। तो यूएस ऐसे समय में अपने अलाइज और पार्टनर्स की तरफ देख रहा है। वॉशिंगटन फॉर इंस्टेंस इज नेगोशिएटिंग कोलैबोरेशन विद जापानीज एंड कोरियन शिपयार्ड्स टू रीगेन मैरीटाइम कम्पिटिटिवनेस अगेंस्ट चाइना। ठीक है, वॉशिंगटन जो है या अमेरिका जो है वो कोलैबोरेशन के लिए नेगोशिएट कर रहा है जापानीज और कोरियन शिपयार्ड्स के साथ, ताकि वो चाइना के अगेंस्ट मैरीटाइम कॉम्पिटिटिवनेस को रीगेन कर सके। टोक्यो में और सियोल में, यानी कि जापान में और कोरिया में जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं। वहाँ की समस्याएं क्या हैं कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है, और उनका जो वर्कफोर्स है वो एजिंग होता जा रहा है। ठीक है, उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। वहाँ का जो डेमोग्राफी है वो इसी तरीके की है। अब इसके बाद जो ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन्स हैं उसको रीशेप करना, और वो भी तब जब जो मिलिट्री चैलेंज बढ़ रहे हैं, इज़ ऑल्सो अर्जेंट फॉर यूरोप। ठीक है, कि ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन्स को रीशेप करना, और वो भी ऐसे समय में जब मिलिट्री चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, ये यूरोप के लिए भी अर्जेंट है। और यूरोप बेसिकली जो स्ट्रगल कर रहा है टू मीट द वॉर मटेरियल नीड्स ऑफ यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन की जो वॉर मटेरियल नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए भी वो स्ट्रगल कर रहा है। अब ये जो नई अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बनी है ये भारत के लिए एक मौका देती है। ठीक है, भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी देती है। कैसे? कि वो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियाज़ डिफेंस प्रोडक्शन सिस्टम को एक्सेलरेट करे, कि भारत का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिस्टम है या डिफेंस प्रोडक्शन सिस्टम है उसके मॉडर्नाइजेशन को उसमें तेज़ी लाए। भारत ने कई सारे डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप्स यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस के साथ ऑलरेडी साइन किए हुए हैं, और इटली के साथ भी नेगोशिएशंस की प्लानिंग है। इंडिया हैज़ टॉक्ड ऑफ अ ग्रेटर रोल फॉर द इंडियन प्राइवेट सेक्टर इन डिफेंस प्रोडक्शन एंड हैज़ पुट स्पेशल एम्फोसिस ऑन आर्म्स एक्सपोर्ट्स। ठीक है, भारत ने इस बारे में बात की है कि इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है उसका डिफेंस प्रोडक्शन में रोल ज़्यादा होगा, और इस बात के ऊपर भी जोर दिया है कि आर्म्स यानी कि हथियारों के एक्सपोर्ट के ऊपर, हथियारे नहीं, हथियारों। ठीक है, हथियारों मतलब वेपन्स, आर्म्स। A high level committee of the government has also recommended the reorganization of the DRDO। ठीक है, DRDO की भी रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर यहाँ पर एक गवर्नमेंट की कमेटी ने, एक हाई लेवल कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए हैं। एंड इंडिया हैज़ ऑल्सो स्टेप्ड अप इट्स मिलिट्री डिप्लोमेसी इन द रीजन एंड बियॉन्ड। और भारत ने अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी को रीजन मतलब चाहे ये एशिया के रीजन में और उसके बाहर भी बढ़ाया है। इंडिया विल नीड टू मूव मच फास्टर ऑन द रिफॉर्म फ्रंट than it has so far to cope up with the massive gap in the defense capabilities with China, as well as seize the international opportunity for the transformation of its defense industrial base। तो भारत को ये जो रिफॉर्म है, जो सुधार हैं, जो बदलाव हैं, इसमें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि उसकी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं विद चाइना वो बहुत ज़्यादा है। एक तो उसको कम करने के लिए, और साथ ही साथ ये जो अंतर्राष्ट्रीय अवसर जो मिला है, जो ये इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मिली है अपने डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को ट्रांसफॉर्म करने की, इसको मॉडर्नाइज करने की, अगर वो चाहता है कि इस अपॉर्चुनिटीज़ को भी, आपदा में अवसर जिसको कहते हैं, है ना, जो मोदी जी का एक बहुत फेमस डायलॉग हुआ करता था कभी, तो वो अवसर को अगर ये बुलाना चाहते हैं, ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी का अगर यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम जो हमें लग रहा है। ठीक है, एक तो ज़रूरत भी है और दूसरा मौका भी है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि चाइना की असर्टिवनेस बढ़ रही है, उसके डिफेंस कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर उसके साथ हम कोप करना चाहते हैं तो वी नीड टू इंक्रीज आवर कैपेबिलिटीज़ एज वेल, है ना। और साथ ही साथ अवसर भी हैं, क्योंकि अमेरिका जैसा देश, इतना बड़ा देश, पावरफुल कंट्री, उसके अभी जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा निचले स्तर पर है। समझ रहे हैं बात? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ें, लेट्स मूव अहेड। इस वाले आर्टिकल को आप लोग डिफेंस में भी ले सकते हैं और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में भी ले सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बेटर वहीं पर रहेगा और उसके साथ इंटरनेशनल रिलेशंस की भी यहाँ पर बात है, तो वो चीज़ें मिक्स करके यहाँ पर ये आर्टिकल बनता है। बट इसमें मेजर बात वही की गई है कि कैसे डिफेंस प्रोडक्शन को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, व्हाट इज़ द नीड। ठीक है, आप कह सकते हैं उसकी ज़रूरत भी है
और उसका मौका भी है। देयर इज़ अ नीड एज वेल एंड देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी एज वेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल। अब ये सरकार का जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव है, ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। दिस इज़ द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे। तो यूनियन कैबिनेट ने मंडे के दिन अप्रूव किया है 6,000 करोड़ रुपए का वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव, जिसका एम है कि वो जो गवर्नमेंट रन यानी कि जो सरकारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक्सेस प्रोवाइड करेगा 13,000 स्कॉलरली जर्नल्स अंडर अ सिंगल प्लेटफॉर्म। ठीक है, जितने भी जर्नल्स होते हैं 13,000 के आसपास, वो जर्नल्स एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। उसके लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है, लेकिन ये सिर्फ अभी गवर्नमेंट रन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए है। ठीक है, अब हाउ डू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस करेंटली एक्सेस जर्नल्स, तो वो अभी कैसे जर्नल्स को एक्सेस करते हैं। तो एज ऑफ नाउ जो HEIs हैं वो जर्नल्स को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू 10 डिफरेंट लाइब्रेरी कंजोर्टिया जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है अंडर वेरियस मिनिस्ट्रीज। लाइब्रेरी कंजोर्टियम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 2 और मोर लाइब्रेरीज जिन्होंने एग्री किया है टू कोऑपरेट टू फुलफिल द सिमिलर नीड्स, यूजुअली रिसोर्स शेयरिंग, जैसे कि इनफ्लिबनेट है। ठीक है, इनफ्लिबनेट सेंटर दैट इज इंफॉर्मेशन ऑन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, ये गांधीनगर में है। ये एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन दैट इज UGC अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ओवरसी करती है UGC और इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंजोर्टियम को, जो प्रोवाइड करता है एक्सेस टू सेलेक्टेड स्कॉलरली इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स एंड डेटाबेस इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स। ठीक, HEIs जो है दे ऑल्सो सब्सक्राइब टू सेवरल जर्नल्स इंडिविजुअली। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो जर्नल्स को इंडिविजुअली सब्सक्राइब करते हैं, और सरकारी आकलन के अनुसार रफली 2,500 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो 8,100 जर्नल्स जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं, जो प्रीवियसली मेंशन नेटवर्क्स और इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन है उसके थ्रू। अब ये जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम है ये क्या ऑफ़र करेगी। इस स्कीम के तहत सेंटर का एम है कि जो डिसएग्रीगेटेड अप्रोच है जनरल एक्सेस की सभी गवर्नमेंट HEIs के लिए, उनको कंसोलिडेट किया जाएगा। ये इनिशिएटिव इनेबल करेगा कि ये जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो इन थाउजेंड्स ऑफ जर्नल को सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर पाएँ, और ये चीज़ एक्टिव होगी 1 जनवरी 2025 से। ये जो कॉमन प्लेटफॉर्म है इसमें 13,000 जर्नल्स जो हैं जो 30 इंटरनेशनल पब्लिशर्स के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं वो एक ही जगह पर मिल जाएंगे, जैसे कि एल्जेवियर साइंस डायरेक्ट जिसमें लैंसेट भी है। ठीक है, स्प्रिंगर नेचर भी है, विली ब्लैकवेल है, विली ब्लैकवेल पब्लिशिंग, टेलर एंड फ्रांसिस, IEEE, सेज पब्लिशिंग, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी, अमंग अदर्स। आप में से किसी ने अगर मतलब साइंस बैकग्राउंड से आप हैं या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो आपने ये हो सकता है कि अगर आपने थोड़ा सा मतलब हायर एजुकेशन की है, ग्रेजुएशन वगैरह में तो जनरली कम यूज़ होता है, बट हायर एजुकेशन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD वगैरह लेवल पर हैं या कभी मतलब आपने करी है, तो उनमें ये जर्नल्स आपने नाम ज़रूर सुने होंगे जो पब्लिशिंग सोसाइटीज़ हैं इनके। ठीक है, पब्लिशर्स के। अब जो इंस्टीट्यूशंस हैं अब उनको क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू रजिस्टर ऑन द प्लेटफॉर्म टू एक्सेस दी जर्नल्स। जो ये सिंगल प्लेटफॉर्म होगा उस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना पड़ेगा इन जर्नल्स को एक्सेस करने के लिए, और ये सारे जर्नल्स जितने भी पब्लिशर्स के द्वारा जर्नल्स हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। इनफ्लिबनेट जो है वो उसको इस इनिशिएटिव के लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी डेजिग्नेट किया गया है। सेंटर ने नेगोशिएट किया है वन सब्सक्रिप्शन प्राइस फॉर ईच ऑफ द 30 डिफरेंट पब्लिशर्स। ठीक है, और अप्रूव किए हैं 6,000 करोड़ फॉर 3 कैलेंडर ईयर, 3 सालों के लिए हैं, 2025, 2026 और 2027 के लिए। ठीक है, अब इसकी क्या ज़रूरत है। ठीक है, इस वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत क्या है। इसको लॉन्च किया गया है 4 कारणों की वजह से। पहला कारण ये है कि जो बेस्ट स्कॉलरली जर्नल्स हैं उसकी एक्सेस लगभग 55 लाख से लेकर 1.8 करोड़ 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स, फैकल्टी और रिसर्चर्स को मिलेगी इसकी एक्सेस रफली अक्रॉस रफली 6,300 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एंड रिसर्च बॉडीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो एक्सेस बढ़ जाएगी एक तो। दूसरा कारण ये है कि जनरल सब्सक्रिप्शन का जो डुप्लीकेशन है उसको अवॉइड करने के लिए अक्रॉस डिफरेंट लाइब्रेरी कंसोर्टिया एंड इंडिविजुअल HEIs, जिससे एक्सपेंडिचर कम होगा,
है ना। ओवरलैपिंग रिसोर्सेज यानी कि आपने यहाँ से भी ये भी खरीद लिया, ये भी खरीद लिया, इसका भी सब्सक्रिप्शन, उसका भी, तो वो जो ओवरलैपिंग रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर जो एक्सेस एक्सपेंडिचर है वो भी कम होगा। ठीक है। तीसरा कारण बताया गया है कि टू प्रोवाइड बेटर बार्गेनिंग पावर व्हेन नेगोशिएटिंग विद पब्लिशर्स थ्रू अ सिंगल सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल गवर्नमेंट एचईआईज, कि जब आप पब्लिशर्स के साथ नेगोशिएट करेंगे तो आपके पास बेटर बार्गेनिंग पावर होगी, क्योंकि वो सभी गवर्नमेंट एचईआईज के लिए सिंगल सब्सक्रिप्शन होगा। ऑफिशियल का ये कहना है कि जब डिफरेंट पब्लिशर्स के साथ उनकी जो मीटिंग हो रही है पिछले 2 सालों से, और इस दौरान उन्होंने बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करने की कोशिश की है, तो इनिशियली तो उसमें यह कहा गया था कि 13,000 जनरल्स के लिए जो इनिशियल कॉस्ट है वो 4,000 करोड़ रुपीस बताई गई थी पर ईयर, लेकिन इसको फिर कम करके 1,800 करोड़ रुपए में ये लेके आए हैं 1 साल के लिए, तो इसीलिए वो 6,000 करोड़ 3 साल के लिए बताया गया है। ठीक है। इसके बाद आगे बताया टू हेल्प द सेंटर गेन इनसाइट्स into the extent to which journals are being used and downloaded by the government higher educational ecosystem, कि सरकार को ये भी पता रहेगा कि ये जर्नल्स कितने यूज़ हो रहे हैं और इसको हायर गवर्नमेंट हायर एजुकेशनल इकोसिस्टम में कितना डाउनलोड किया जा रहा है ना, ये भी सरकार के पास एक डेटा रहेगा। अब ये जो स्कीम है या जो इनिशिएटिव है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये कब कंसेप्चुलाइज हुआ? तो ये जो इनिशिएटिव है ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो एम्फोसाइज करती है रिसर्च के ऊपर एज अ कॉर्नर स्टोन फॉर अचीविंग एक्सेलेंस इन एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है। ये पॉलिसी स्ट्रांगली रिकमेंड करती है कि इसमें एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो बनाया जाए, ताकि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, है ना, और वाइल फोस्टरिंग अ कल्चर ऑफ इनोवेशन अक्रॉस इंडियाज़ हायर एजुकेशन सिस्टम, कि भारत का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर एक इनोवेशन के कल्चर को प्रमोट करने के लिए, फोस्टर करने के लिए ये बनाया जाए, इसकी यहाँ पर बात हुई थी। और ऐसा करने के लिए केंद्र ने एक कोर कमेटी बनाई है ऑफ सेक्रेटरीज, जिसको चेयर करते हैं, जिसके चेयरमैन है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र 2022 में। इस कमेटी ने फिर एक कॉस्ट नेगोशिएशन पैनल बनाया ताकि वो जनरल पब्लिशर्स के साथ नेगोशिएट कर सकें ONOS के लिए, इनिशिएटिव के लिए, और जो कि NRF को क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा। अब इसके बाद आगे क्या, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? अब सेंटर जो है वो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस विद जनरल पब्लिशर्स के साथ नेगोशिएट करेगा। APCs, जिसको पब्लिकेशन फीस भी कहा जाता है, दीज आर चार्जेस ऑथर्स मस्ट पे टू पब्लिश इन सर्टेन जर्नल्स। ठीक है। ये बेसिकली ऐसे चार्जेस होते हैं कि जो ऑथर्स को पे करने पड़ते हैं जर्नल्स में पब्लिश करने के लिए। साइंटिफिक जर्नल्स हैव वेरियस वेज ऑफ जनरेटिंग इनकम। ठीक है। जो साइंटिफिक जर्नल्स हैं उनके इनकम जनरेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है। ताकि वो पब्लिशिंग, एडिटोरियल, ऑपरेशनल, पीयर रिव्यू और बाकी फंक्शनल कॉस्ट उसमें से निकाल सकें। जो ओपन एक्सेस जर्नल्स हैं टिपिकली वो एक स्पेसिफिक फ़ी चार्ज करते हैं फॉर आर्टिकल प्रोसेसिंग, जिसको APC कहा जाता है। अब गवर्नमेंट एस्टिमेट के अनुसार इंडिया में जो ऑथर्स हैं उन्होंने लगभग 380 करोड़ रुपए पे किया है टू जनरल पब्लिशर्स एज APCs इन 2021, and similar to how the government negotiated a single subscription rate for all government HEIs, it is now aims to do the same for APCs। ठीक है। अभी तो जनरल्स एक्सेस करने के लिए किया है इन्होंने, फिर ये APCs के लिए भी इस तरीके का नेगोशिएशन कर सकते हैं। और द सेंटर बिलीव्स दिस अप्रोच विल रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट, तो इससे ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर एक चीज़ सरकार को ये डिसाइड करनी है कि क्या ये जो ONOS है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है, ये प्राइवेट HEIs भी कवर करेंगे या नहीं, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये गवर्नमेंट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ही वैलिड है ना, वहीं के लिए है ये। तो क्या ये प्राइवेट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, क्या वहाँ पर भी इनका एक्सेस मिलेगा? अभी ये चीज़ डिसाइड नहीं हुई है। ठीक है। चलिए, तो आई होप ये आप समझ गए। इसको आप लोग, हम लोग एजुकेशन को बेसिकली GS पेपर 3 इकोनॉमी में लेते हैं, तो आप इसको वहीं पर ले सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो दीज आर दी 3 आर्टिकल्स विच वी नीड टू डिस्कस इन डिटेल, और बाकी तो ऐसा कुछ खास है नहीं, तो सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे। और जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग UPSC CSE 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स आपकी तैयारी में या आपकी जो जर्नी है उसमें पहला स्टेज है। तो प्रीलिम्स की अपनी तैयारी को एसेस करने के लिए, उसको जांचने के लिए
आपके पास इस तरीके की एक टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए जिसमें जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, सी सेट, आपको तीनों ही चीज़ें मिल रहे हैं ओनली एट 849 रुपीज़। आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं, या फिर अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करना चाहते हैं तो ओनली 699 में मिल जाती है। अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करना चाहते हैं तो 449 में अवेलेबल है। ओनली करंट अफेयर्स चाहते हैं तो 299 में है, और सिर्फ सी सेट के 10 फुल लेंथ टेस्ट वो आपको मिल जाएंगे 249 रुपीज़ में। ठीक है, सारी की सारी टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं, वहाँ से आप जाके एनरोल कर सकते हैं। और कोई अगर आपको मन में किसी भी टेस्ट सीरीज़ को लेकर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर है 9150449990, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और आपको अगर किसी भी तरीके की कोई हेल्प या मदद मिलती है और कुछ नया सीखते हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। यहाँ पर एक QR कोड और UPI ID दी गई है, इसका इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी, और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है वो आपको मिलेगा इस तरीके से कि ये सेशंस यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। बट उसके लिए आपके साथ की हमें और आपके सहयोग की, आपके कंट्रीब्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई होप इस रिक्वेस्ट को आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ भी अगर आपके कोई फीडबैक हो, कोई सजेशंस आप देना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, कमेंट सेक्शन के थ्रू आप बता सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी करवाएं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें, और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स ओकुल्ट टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। इसके लिए आपको ये चैनल ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर इस करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।